युद्ध की गूंज से थका हुआ कीव शहर, टूटे घरों की राख और उम्मीदों की हल्की लौ के बीच जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन मलबों और मोर्चों के पार यूक्रेन का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रूस के हमलों का नहीं था। असली सवाल था कि क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आने वाले समय में भी सत्ता में बने रहेंगे। आखिर अमेरिका और उसके सहयोगी देश ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए क्यों आमादा थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति पद जिसे अमेरिका बिठाना चाहता था, वह शख्स आखिर कौन है। कैसे ट्रंप प्रशासन की ज़ेलेंस्की को हटाने की योजना धरी की धरी रह गई और यूक्रेन का राजनीतिक भविष्य आगे क्या हो सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाद। करीब 3.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस पूरे संघर्ष में ज़ेलेंस्की कभी अपने सैनिकों के साथ ट्रेंचेस में नजर आए, कभी पश्चिमी नेताओं के सामने मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। उनके वीडियो संदेश और भाषण वैश्विक राजनीति में गूंजते रहे। दुनिया के लिए वे संघर्ष का चेहरा बन चुके थे। लेकिन राजनीति का खेल हमेशा सीधा नहीं चलता। रूस तो खैर उन्हें कभी वैध नेता मानने को तैयार हुआ भी नहीं। मॉस्को ने साफ कहा था कि जब तक यूक्रेन में चुनाव नहीं होंगे, ज़ेलेंस्की किसी भी शांति समझौते पर नहीं मानेंगे और ना ही उसका हिस्सा होंगे। रूस की नजर में चुनाव टल जाने का मतलब था ज़ेलेंस्की अब लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अब इस आपत्ति में रूस अकेला नहीं था। महज कुछ महीने पहले की बात है, वॉशिंगटन और उसके कुछ यूरोपीय साथी भी ज़ेलेंस्की से बेहद खफा थे। इतना खफा कि अमेरिका के नए प्रशासन ने उन्हें तख्ता पलट तक की कोशिश कर डाली। ये साजिश सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं थी, बल्कि यूक्रेन की किस्मत पर नए खिलाड़ी को बिठाने का प्रयास भी था। जब व्हाइट हाउस में जो बाइडेन थे तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस दौर में ज़ेलेंस्की पश्चिमी दुनिया में हीरो बने हुए थे। अमेरिकी कांग्रेस से लेकर यूरोपीय संसद तक वे खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट में भाषण देते थे। बाइडेन प्रशासन ने उन्हें हथियार दिए, अरबों डॉलर की मदद दी और रूस के खिलाफ वैश्विक मोर्चा तैयार करने में सबसे आगे रहा। लेकिन 2025 की शुरुआत में समीकरण ही बदल गया। अमेरिका में सत्ता ट्रंप के हाथों में आ गई और ट्रंप का रवैया यूक्रेन युद्ध को लेकर हमेशा संदेहपूर्ण ही रहा है। वे चुनाव प्रचार के दौरान ही कहते रहे कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि 24 घंटे भी बीत चुके हैं और कई महीने, मगर युद्ध अब भी चल रहा है। उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सोच में यूक्रेन को पैसा और हथियार देना व्यर्थ माना जाता था। रिपब्लिकन आधार का साफ मांग है कि नो मोर चेक्स टू यूक्रेन, यानी ट्रंप के आने के साथ ही ज़ेलेंस्की का अमेरिकी समर्थन डगमगाने लगा। अब फरवरी की एक दोपहर जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो ये मुलाकात दोस्ती से ज्यादा तनातनी में बन जाती है। शुरू में ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को आड़े हाथों ले लिया। वेंस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी मदद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना तो दूर, ज़ेलेंस्की एहसान जताने तक को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पलटवार में जवाब दिया, लेकिन इसी जवाब ने आग में घी डाल दी और ट्रंप ने सीधे आरोप जड़ दिया कि तुम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हो। कमरा ठंडा पड़ गया। माहौल इतना बिगड़ गया कि व्हाइट हाउस में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रखा गया लंच अचानक रद्द कर दिया गया। कूटनीतिक प्रोटोकॉल टूट गया और यूक्रेनी मेहमानों को लौटा दिया गया। इसके बाद घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए कि यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक और सैन्य मदद पर रोक लग सकती है। रिपब्लिकन सांसदों की पूरी जमात ज़ेलेंस्की पर टूट पड़ी। ट्रंप के पुराने सहयोगी और कट्टर समर्थक लिंडसे ग्राहम तो यहां तक कह गए कि ज़ेलेंस्की को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अब अमेरिका उनके साथ काम नहीं कर पाएगा। यानी साफ था कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन की नई सरकार भी चोट कर रही थी। लेकिन सवाल था कि अगर ज़ेलेंस्की हटेंगे तो उनकी जगह कौन आएगा। इसका जवाब ढूंढा गया अमेरिकी गलियारों और पश्चिमी राजधानियों में और चर्चाओं में एक नाम सबसे आगे निकला, वैलेरी ज़ेलेज़्नी। वैलेरी कोई अजनबी चेहरा नहीं थे। वे यूक्रेन के सेनाध्यक्ष रह चुके थे और रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआती रणनीतियों के नायक माने जाते रहे। लेकिन 2024 में कुछ मतभेदों के चलते ज़ेलेंस्की ने उन्हें पद से हटा दिया और ब्रिटेन में राजदूत बनाकर भेज दिया। ट्रंप प्रशासन और उपराष्ट्रपति वेंस का प्लान साफ था, ज़ेलेंस्की को किनारे कर वैलेरी को राष्ट्रपति पद पर लाया जाए। इसके लिए वेंस ने कई कोशिशें भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लंदन स्थित यूक्रेनी दूतावास में फोन करके वैलेरी तक पहुंचने की कोशिश भी की थी। राजनयिक चैनलों के जरिए संपर्क साधा गया, लेकिन कहानी यहीं पर पलट गई। वैलेरी ने न सिर्फ इन कॉल्स का जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि सीधे ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ को इस अमेरिकी प्रयास की जानकारी दे दी। ये कदम किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था, जहां मुख्य पात्र अचानक साजिश का राज खोल देता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के पूरा प्लान धराशायी हो गया और वैलेरी ने साफ कर दिया कि वे राजनीति में कूदने को तैयार नहीं है। असल में वैलेरी एक सैन्य अधिकारी रहे हैं।
अनुशासन, रणनीति और जमीन पर लड़ाई, ये उनकी दुनिया थी। लेकिन राजनीति की गंदी चालों में वे खुद को सहज नहीं पाते। कई बार उनसे यूक्रेनी नेताओं, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि बड़े कारोबारियों ने राजनीति में उतरने का आग्रह भी किया, लेकिन हर बार उन्होंने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पुराने सलाहकार पॉल मैनाफोर्ट तक ने उन्हें पेशकश की कि अगर वे चुनाव लड़े तो अमेरिकी संसाधन उनके प्रचार में मदद करेंगे, लेकिन वैलेरी ने यह भी ठुकरा दिया। वे मीडिया इंटरव्यू से बचते हैं, राजनीतिक सवालों पर चुप रहते हैं और यहाँ तक कि जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की विरोधी प्रदर्शन हुए तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इसके बावजूद वैलेरी का नाम लगातार चर्चा में है। कीव की गलियों में, कैफे की बहसों में और सैनिकों के बीच बातचीत में हर जगह यही सवाल है कि क्या वैलेरी ज़ेलेंस्की के उत्तराधिकारी बनेंगे। एक सर्वे बताता है कि अगर वे मैदान में उतरे तो जनता का बड़ा समर्थन उनके साथ जा सकता है। युद्ध में उनकी छवि जनरल जो हार नहीं मानता है वैसी वाली रही है, लेकिन वे खुद बार बार कहते रहे हैं कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं, यानी फिलहाल वे एक अनिच्छुक हीरो बने हुए हैं जिसके नाम पर साजिशें रची जाती हैं, लेकिन जो खुद उस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यही है कि यूक्रेन की राजनीति अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन, मॉस्को, ब्रसल्स, हर राजधानी पे उस पर असर पड़ रहा है। रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाए क्योंकि उनके रहते शांति वार्ता संभव नहीं। अमेरिका में ट्रंप चाहते हैं कि कोई और चेहरा आए जो रूस से समझौते की राह पर चले, लेकिन दोनों की यही चाहत वैलेरी की चुप्पी के कारण अधूरी रह गई। यूक्रेन के भीतर भी माहौल तनावपूर्ण है। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी है, लोग थक चुके हैं और चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आगे का रास्ता कौन तय करेगा, ज़ेलेंस्की जो अब भी दुनिया के सामने अपने देश की आवाज बने हुए हैं, या कोई नया चेहरा जो अभी पर्दे के पीछे है। अब ज़ेलेंस्की की कहानी अब सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं रह गई, ये उस छोटे देश की कहानी है जो दुनिया की महाशक्तियों के बीच फंसा हुआ है। रूस जो उसे झुकाना चाहता है, अमेरिका जो कभी मददगार बना कभी साजिश करता, और खुद यूक्रेन जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। वैलेरी ज़ेलेंस्की का इनकार एक तरह से लोकतंत्र और राष्ट्रीय निष्ठा की मिसाल भी। उन्होंने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने राष्ट्रपति को सूचना दी, लेकिन ये इनकार राजनीतिक अस्थिरता को खत्म नहीं कर पाया, बल्कि अब एक और सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या यूक्रेन में अगला बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला है। जंग जारी है, साजिशें जारी हैं और यूक्रेन का भविष्य अब भी धुंध में छुपा हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी और देश की राजनीति पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नजरें अब टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।